हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो कोपॉलीमराइजेशन है उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं प्रिपरेशन के। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि उनका कैरेक्टराइजेशन जो है पॉलीमर्स का वो किस तरीके से करते हैं। तो जो सबसे पहले मेथड आती है इसमें वो आती है टीजीए। अभी टीजीए मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है वो पहले देखते हैं। देखिए, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमरिक मटेरियल अंडरगो अ चेंज नियर द ग्लास ट्रांजिशन रीजन। सिंपल सा मीनिंग है, बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है पॉलीमरिक मटेरियल की उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन कब आते हैं चेंजेस? तो पॉलीमरिक मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होते हैं जब वो ग्लास ट्रांजिशन रीजन के आसपास होता है, यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो अचीव करता है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन एंड हीट कैपेसिटी जो है पॉलीमर्स के, वो भी चेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये दो जो प्रॉपर्टीज है, एक है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन और दूसरा है हीट कैपेसिटी पॉलीमर की। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के समय चेंज होते हैं। By measuring one of these properties as a function of temperature, we can determine the TG of a polymers. तो अगर हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर मेजर कर लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर को चेंज करने के साथ साथ इन प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आता है, एक है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन और दूसरा है उसकी हीट कैपेसिटी, तो वी कैन डिटरमाइन द टीजी ऑफ पॉलीमर। अगर हम लोग वो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं एज ए विथ टेम्परेचर चेंज, तो हम उसके टीजी की वैल्यू भी आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली मेथड है वो है डायलेटोमेट्रिक मेथड। अभी इसमें क्या होता है, देखिए, द डायलेटोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ द सैंपल। देखिए, डायलेटोमीटर जो है उससे हम लोग एक्सपांशन कोएफिशिएंट मेजर कर सकते हैं सैंपल का। अभी एक्सपांशन कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, देखते हैं। एक्सपांशन कोएफिशिएंट मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपका पॉलीमर सैंपल कितना एक्सपांड होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या फिर यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के बाद, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के बाद पॉलीमर सैंपल में कितना एक्सपांशन आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ द सैंपल। तो डायलेटोमीटर जो है उसकी मदद से हम एक्सपांशन कोएफिशिएंट मेजर कर सकते हैं किसी भी पॉलीमर सैंपल का। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, द डायलेटोमीटर मेजर्स द चेंज इन वॉल्यूम। देखिए, डायलाटोमीटर एक्सपांशन मेजर करेगा। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम में होता है। इसका मतलब वो डेल्टा वी मेजर करने में मदद करेगा ऑफ द सैंपल अंडर अ कांस्टेंट रेट ऑफ हीटिंग। अंडर अ कांस्टेंट रेट ऑफ हीटिंग का मतलब क्या होगा, हम टाइमिंग के साथ साथ बिल्कुल कांस्टेंट रेट से उसको हीट सप्लाई करते चलेंगे। फ्रॉम a plot of delta V against temperature T, the TG can be computed as shown in figure। अभी देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, हम लोग ग्राफ निकालेंगे सीधे सीधे कि टेम्परेचर बढ़ते चला गया, उसके साथ वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए, डेल्टा वी में क्या क्या चेंजेस है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर किसी भी लिक्विड को हम लोग धीरे धीरे गर्म करना शुरू करें तो वो धीरे धीरे एक्सपांड होते चले जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के समय उसका वॉल्यूम का एक्सपांशन होता नहीं, वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर जो रेट है उसका एक्सपांशन का वो बहुत ज्यादा होता है। तो सिमिलरली टीजी में क्या होगा, देखिए, जैसे ही टीजी अचीव हो जाएगा तो वहां पर आप ऐसा देख सकते हो कि टीजी के पहले जो डेल्टा वी की वैल्यू है उसमें चेंजेस अलग तरीके से आते हैं, लेकिन जैसे ही टीजी आ जाएगा तो वो डेल्टा वी की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी। तो जो ऐसे हम लोग ग्राफ से इसको स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, इट मे बी मेंशन हियर दैट दिस मेथड इज सेल्डमली यूज्ड these days as the thermomechanical and calorimetric methods give fast and more reliable data। तो इस मेथड को जो है, इस मेथड को थोड़ा कम यूज किया जाता है, क्योंकि जो थर्मोमैकेनिकल मेथड हो गई या फिर कैलोरीमेट्रिक मेथड हो गई, इससे हमको थोड़ा फास्ट रिजल्ट मिलता है और ज़्यादा भरोसेमंद डाटा मिलता है, जो कि इस मेथड में यानी डायलेटोमेट्रिक मेथड में नहीं मिल सकता। इसीलिए ज़्यादा तरीके से जो यूज़ करेंगे हम लोग आजकल के दिनों में मेथड, वो रहते हैं थर्मोमैकेनिकल या फिर कैलोरीमेट्रिक। तो इसको देखते हैं कैसे मिलता है। देखिए, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, ये डेल्टा वी की वैल्यू है। जैसा कि हम देख सकते हैं, टीजी के आने तक जो डेल्टा वी का वैल्यू है वो डेल्टा वी का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही टीजी अचीव होता है वो डेल्टा वी की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कर्व मिलता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई है पहले वाली और दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, दैट पॉइंट, उस पॉइंट को अगर हम लोग
टेम्परेचर के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो वैल्यू हमको मिलती है टीजी की वैल्यू, दैट इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू। इस तरीके से हम लोग डायलेटोमेट्रिक मेथड से आराम से टीजी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव प्लॉट है। दूसरे मेथड हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड थर्मोमैकेनिकल मेथड। अभी ये क्या होता है देखते हैं। थर्मोमैकेनिकल मेथड का दूसरा नाम है टीएमए। देखिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। टीएमए मतलब होता है थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस, इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ डायमेंशनल चेंजेस ऑफ अ पॉलीमरिक सैंपल्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं डायमेंशनल चेंजेस के। डायमेंशनल चेंजेस में दोनों आ गए, उसकी लेंथ भी आ गई या फिर ब्रेड्थ, या फिर उसका वॉल्यूम भी आ गया ऑफ अ पॉलीमर सैंपल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाते चले गए या फिर टेम्परेचर कम करते चले गए तो उसके डायमेंशन में क्या फर्क आया। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने सिर्फ डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम चेक किया था, यहाँ पर हम लोग चेंज इन डायमेंशन चेक कर रहे हैं। टीएमए इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट ऑन द float suspension principle which allows reproducible measurements of a minute dimensional changes। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो है सिर्फ एक ही सिंपल सा प्रिंसिपल यूज करेंगे हम लोग, फ्लोट सस्पेंशन प्रिंसिपल, जिसकी वजह से रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट मिल सकते हैं हमको। और अगर छोटे से भी छोटा चेंज आता है टेम्परेचर के साथ तो वो भी हम लोग आराम से इसमें मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग हार्डवेयर के शॉप में चले जाएंगे तो वहाँ लोहे का वजन करने के लिए जो कांटा इस्तेमाल करते हैं, जो मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें किलोग्राम के ऑर्डर में आप मेजर कर सकते हो। इसका हम किलोग्राम के अगर नीचे क्वांटिटी है तो उसका वजन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अगर हमारे केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं तो वो मिलीग्राम की क्वांटिटी का वजन भी ले सकता है। तो ऐसा समझ के चलिए जो हम लोगों ने डायलेटोमेट्रिक मेथड यूज किए थे वो थोड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके लिए चेंजेस बड़े आने चाहिए आपके सिस्टम में। लेकिन अगर छोटे चेंजेस मेजर करने हैं तो हमको टीएमए मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड हैव प्रोविजन फॉर प्रोग्राम्ड हीटिंग, और इसमें जो है प्रोग्राम्ड हीटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसका मतलब अगर आप चाहो तो सिस्टम को कमांड दे सकते हो कि इतने इतने टाइम में इतना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब टाइमिंग के साथ टेम्परेचर में क्या चेंजेस लाने हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्ड हीटिंग, तो वो भी उसमें ऑप्शन आता है। द पॉलीमरिक सैंपल इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क इज लोडेड इनटू द इंस्ट्रूमेंट एज अ स्कीमेटिकली शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पर जो पॉलीमर सैंपल हम लोग यूज करेंगे वो डिस्क के फॉर्म में यूज करना है हमको। सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसका, ना ही उसका टूटा फूटा सैंपल चलेगा, उसको हमको डिस्क के फॉर्म में लेना है और तभी हम उसका मेजरमेंट ले पाएंगे, जो डायग्राम में दिखाया गया है। एज द मटेरियल एक्सपांड्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट फ्लक्चुएट्स एन एक्सपांशन प्रोब। देखिए जैसा कि हमको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मटेरियल का एक्सपांशन होगा टेम्परेचर के साथ, उसकी वजह से जो एक्सपांशन प्रोब है उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आएंगे। एक्सपांशन प्रोब पहले फिक्स रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जैसे हमारा मटेरियल एक्सपांड होता है तो जो प्रोब है प्रोब में हलचल आ जाएगी, थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट होगा एंड द चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल इज डायरेक्टली रिकॉर्डेड अगेंस्ट द टेम्परेचर टी एज गिवन इन फिगर। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे एक्सपांशन प्रोब में कुछ ना कुछ हलचल आ जाएगी तो जो चेंज इन डायमेंशन है अभी डेल्टा एल जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, दैट इज मेजर्ड बाय डेल्टा एल, तो वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएगा अगेंस्ट टेम्परेचर, यानी इतने टेम्परेचर पे इतना डेल्टा एल आया था जो हम लोगों ने डायग्राम में दिखाया है। द टीजी वैल्यू कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लॉट वेयर द एक्सपांशन कोएफिशिएंट अंडरगोज अ सडन चेंज। तो यहाँ पर जो है एक्सपांशन कोएफिशिएंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक्सपांशन कोएफिशिएंट या फिर डेल्टा एल जो है वो डेल्टा एल में अचानक से जहां पर सडन चेंज आता है वही टेम्परेचर आपको डायरेक्टली टीजी की वैल्यू बता देगा। अभी थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा डायग्राम मेमोराइज करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा प्रिंसिपल मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये जो सैंपल होल्डर है इसमें नीचे की तरफ सैंपल रखा गया है और सैंपल के ऊपर ये जो दिख रहा है आपको ये प्रोब है। ये प्रोब जो है उसके ऊपर वेट अप्लाई हुआ होता है, और जैसे जैसे आपका ये जो सैंपल है उस सैंपल में एक्सपांशन होगा या फिर कॉम्प्रेशन होगा,
इस प्रोब में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस जो है आजू बाजू में लगे हुए जो कॉइल्स है वो कॉइल्स में सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे और वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा और एम्पलीफाई होने के बाद वो सीधा रिकॉर्डर में चला जाएगा। ये प्रोग्रामर क्या करेगा, ये प्रोग्रामर डायरेक्टली आपके सेल से कनेक्टेड रहेगा जो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रोग्रामर और रिकॉर्डर एक ही सर्किट में कनेक्टेड होंगे। तो देखिए कैसे काम करता है। सैंपल रख दिया हम लोगों ने डिस्क के फॉर्म में, ये प्रोग्रामर ने हीट सप्लाई कर दिया, धीरे धीरे हीट सप्लाई करते चले जाएगा तो सैंपल में कुछ ना कुछ डायमेंशन में चेंजेस आएंगे। तो ये चेंजेस जो है, ये चेंजेस इस प्रोब को, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ये प्रोब, प्रोब में हलचल आ जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा। इसकी वजह से आजू बाजू में जो कॉइल्स लगे हैं उस कॉइल्स में करंट बनेगा और एक करंट फिर एम्पलीफाई होगा और एम्पलीफाई होने के बाद डेरिवेटिव सर्किट में जाएगा और उसके बाद रिकॉर्डर में जाएगा। रिकॉर्डर में जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर प्रोग्रामर ने सेट किया है उस टेम्परेचर में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ निकालते हैं तो ऊपर जैसे ग्राफ मिला था वैसे ही ग्राफ हमको यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये टेम्परेचर है, धीरे धीरे बढ़ते चला गया और यहाँ पर जो है ये डेल्टा एल की वैल्यू है। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए अभी ये धीरे धीरे डेल्टा एल बढ़ते चला गया टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेल्टा एल की वैल्यू अचानक से बढ़ गई। जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था सिमिलर टाइप का ग्राफ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। और टीजी की वैल्यू इसको यहाँ से ये पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमको यहाँ पर टीजी की वैल्यू मिल सकती है। उसके बाद जो मेथड आती है वो आती है कैलोरीमेट्रिक मेथड, लेकिन थोड़ा सा हम जो दो मेथड हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए उनको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखिए सबसे पहली जो मेथड थी वो थी टीएमए जिसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी डायलेटोमेट्रिक मेथड। डायलेटोमेट्रिक मेथड में हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मेजर किया था। इसका मतलब डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वही मेजर किए थे। और उसके बाद देखा है हम लोगों ने कि जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहाँ पे टीजी अचीव होता है वहाँ पे जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों का हम लोगों ने इंटरसेक्शन लिया और वहां से एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमको टेम्परेचर मिला, दैट इज टीजी। सेकंड केस जो थी वो थी टीएमए, दैट इज थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। अभी डायलेटोमेट्रिक मेथड का एक डिसएडवांटेज ये था कि ये स्लो प्रोसेस है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते। तो जो मेथड यूज होती है आजकल के जमाने में दैट इज कॉल्ड थर्मोमैकेनिकल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है फ्लोट सस्पेंशन प्रिंसिपल। फ्लोट सस्पेंशन प्रिंसिपल मतलब क्या, हम लोग हमारा जो एक सस्पेंडेड वेट है वो फ्लोट करेंगे हमारे सैंपल के ऊपर और जैसे ही सैंपल में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, एक्सपांड होगा या फिर कॉम्प्रेस होगा, तो हमारा फ्लोट जो है वो फ्लोट की पोजीशन चेंज हो जाएगी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटराइज्ड होती है, इसमें प्रोग्राम हीटिंग का ऑप्शन होता है, तो इसीलिए जो है हम इसको ऑटोमेटिक मोड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम लोगों ने सैंपल को लिया डिस्क के फॉर्म में, ऊपर हम लोगों ने प्रोब लगा दिया, प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामर हीटिंग का रेट सप्लाई करेगा और यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगी हमको। प्रोब में हलचल होने की वजह से करंट चेंज होगा तो वो एम्पलीफायर से डायरेक्टली रिकॉर्डर में चला जाएगा और रिकॉर्डर वो रिकॉर्ड कर लेगा टेम्परेचर और साथ ही साथ डेल्टा एल क्या आया वो। और जब ग्राफ निकालेंगे हम लोग तो ग्राफ में डायरेक्टली हमको ऊपर जैसे ग्राफ मिला था वैसे ग्राफ नीचे भी मिल जाएगा, तो हमको डायरेक्टली टीजे मिल जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कैलोरीमेट्रिक मेथड, इसका दूसरा नाम है DSC, इसका मतलब डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। देखिए द कैलोरीमेट्रिक मेथड, अभी कैलोरीमेट्री नहीं है, कैलोरीमेट्री मतलब यहाँ पर हम लोग हीट को मेजर करने वाले हैं। द कैलोरीमेट्रिक मेथड इज यूज्ड टू मेजर द हीट कैपेसिटी ऑफ द पॉलीमर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम लोग हीट कैपेसिटी चेक करेंगे पॉलीमर सैंपल की, यानी कि हमने कितनी हीट सप्लाई की, पॉलीमर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की और पॉलीमर के टेम्परेचर में क्या चेंजेस आए वो चेक करना है। इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग कैलोरीमेट्री का डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, the sample and a reference material which does not undergo any transition over a wide range of temperature are heated at a programmed rate of heating। देखिए क्या बोला गया है, हम लोग हमारा सैंपल तो लेंगे ही लेंगे। देखिए द सैंपल, सैंपल तो डाला, उसमें साथ में एक रेफरेंस मटेरियल भी डाला है, लेकिन रेफरेंस मटेरियल की खासियत क्या होनी चाहिए, विच डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांजिशन,
हमारा जो मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल हम लोगों ने लिया है, उसमें वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी बढ़ाएंगे हीटिंग के साथ तो भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए। एट अ प्रोग्राम्ड रेट ऑफ हीटिंग एंड हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल हीट फ्लो रेट। यानी हम लोग फिर सैंपल की हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल हीट फ्लो रेट बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस मटेरियल, क्योंकि दोनों के बीच में जो है हीट का रेट, हीट का फ्लो रेट जो है सेम नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर मेजर क्या करने वाले हैं, हम लोग दोनों को हीट सप्लाई करेंगे साइमल्टेनियसली, लेकिन हमको मेजर करना है सिर्फ सैंपल का हीट कैपेसिटी, लेकिन कंपेयर करेंगे उसको रेफरेंस मटेरियल के साथ। द इंस्ट्रूमेंट डायवर्टली गिव्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ हीट फ्लो रेट अगेंस्ट टेम्परेचर, यानी हीट फ्लो रेट देगा मतलब वो सीपी देगा अगेंस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है हमको, वो वैल्यू मिलती है सीपी की, यानी हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगेंस्ट टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते चले जाएंगे एज शोन इन द फिगर। फ्रॉम दिस फिगर इट कैन बी सीन दैट द हीट फ्लो रेट ऑफ द सैंपल अंडरगोज अ चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। देखिए डायग्राम से हमको दिखता है, पहले हीट कैपेसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन जैसे उसकी स्टेट चेंज होती है, जैसे उसका ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो ऐसा समझ के चलते हैं कि वहां पर एक ट्रांजिशन हुआ। इसका मतलब वो पहले क्रिस्टलाइन था तो फिर एमोर्फस में चेंज हो गया, या फिर वहां पर उसका टीजी अचीव हो गया, तो उसकी हीट कैपेसिटी अचानक से बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सॉलिड की हीट कैपेसिटी अलग रह सकती है, लिक्विड की हीट कैपेसिटी अलग रह सकती है, सिमिलरली क्रिस्टलाइन की हीट कैपेसिटी अलग होगी, तो एमरफस की भी हीट कैपेसिटी अलग होगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ में हम देख सकते हैं, पहले हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, स्टेट चेंज होने के बाद भी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर डेल्टा सीपी आया है। तो जहां पर ये डेल्टा सीपी यानी सीपी चेंज होना शुरू होता है, तो ये होता है उसका ट्रांजिशन पीरियड, तो इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए इट कैन बी सीन दैट द हीट फ्लो रेट ऑफ द सैंपल अंडरगोज अ चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जब उसमें ट्रांजिशन आया है, जब उसमें स्टेट चेंज हुई है, तो ही उसने हीट फ्लो रेट को चेंज किया है। द टीजी वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द प्लॉट by extrapolating the pre-transition and post-transition lines and by calculating the temperature where the heat flow rate is exactly at the middle of pre and post transition rate। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम इन ग्राफ्स को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे और ऐसी कंडीशन ढूंढ निकालेंगे जहां पर ये जो चेंजेस आए उसके बीच वाली कंडीशन में क्या टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर हमको बताएगा कि वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। थोड़ा सा एक बार फिर से और लुक करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, दो सैंपल लेंगे, एक हमारा सैंपल रहेगा, दूसरा हमारा रेफरेंस मटेरियल रहेगा, दोनों को हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस लेंगे, वो रेफरेंस की खासियत होनी चाहिए कि उसमें टेम्परेचर के वाइड रेंज में भी कोई कंडीशनल चेंजेस नहीं आएंगे। और जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल की हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे। जैसा कि हमको पता है, जैसे ही उसका में ट्रांजिशन आएगा, उसमें स्टेट में चेंजेस आएंगे, तो उसकी हीट कैपेसिटी अचानक से चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले उसकी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, बाद में भी कांस्टेंट है, लेकिन बीच में चेंजेस है, वही चेंजेस में उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अचीव हुआ है, तो उसके एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो दैट पॉइंट गिव्स यू ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। आगे वाली मेथड देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स एक्सरे। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं एक्सरे के लिए। We all know that a definite shape is one main characteristic of solids and this distinguishes them from the gases and liquid। हम सबको पता है सॉलिड में एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है जो लिक्विड में और गैसेस में नहीं दिखता है हमको। तो यही एक चीज जो है सॉलिड्स को गैसेस और लिक्विड से अलग करती है। वी ऑल्सो नो दैट सॉलिड्स आर कन्वेंशनली क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। और सॉलिड को हम दो तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक बोलते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरा बोलते हैं एमोर्फस, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे पजेस अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर और नॉट। वो डिपेंड करता है कि उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या नहीं। जैसे कि अगर क्रिस्टलाइन है तो उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है, लेकिन अगर एमोर्फस है तो उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं मिलता, उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है।
द प्रेजेंस और absence of a long range order makes different solids behave differently when exposed to x-ray। देखिए, अगर वहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंस या फिर absence जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का, वो उसकी वजह से जो है सॉलिड अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे एक्सरे के प्रेजेंस में। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर सॉलिड के ऊपर एक्सरे डालते हैं तो सॉलिड में अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो अलग एक्सरे मिलेगा, सॉलिड में अगर शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है तो अलग एक्सरे मिलेगा। व्हाइल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस गिव्स शार्प एंड वेल डिफाइंड एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, नॉन क्रिस्टलाइन दैट इज एमोर्फस सब्सटेंसेस गिव्स रादर डिफ्यूज एंड ब्रॉड पैटर्न। देखिए डिफरेंस यही मिल गया हमको कि अगर आपका सैंपल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसका जो एक्सरे मिलेगा वो शार्प मिलेगा और वेल डिफाइंड मिलेगा, लेकिन अगर नॉन क्रिस्टलाइन है तो उसमें शार्प की जगह पे मिलेगा डिफ्यूज और वेल डिफाइंड की जगह पे हमको मिलेगा ब्रॉड पैटर्न। वी माइट रिकॉल at this stage as to why diffraction patterns are formed when x-ray fall on solid। तो ये हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि एक्सरे पैटर्न क्यों मिलते हैं हमको जब एक्सरे जो है वो सॉलिड के ऊपर इंसिडेंट होता है। तो देखिए एक्सरे जो है विजिबल लाइट की तरह ही एग्जिबिट अ वेव नेचर। जैसे कि हमको पता है यूवी विजिबल लाइट जो है उसमें वेव नेचर होता है, तो एक्सरे में भी वेव नेचर होता है। जो वेवलेंथ है लाइट की उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। लाइट की हम लोग वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करके, which consist of a series of lines separated by a distance of roughly one wavelength of a monochromatic light। अभी देखिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसे बनी होती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में छोटे छोटे लाइंस बने होते हैं जो सेपरेट होते हैं बाय अ डिस्टेंस ऑफ रफली वन वेवलेंथ। लाइट की जितनी वेवलेंथ होती है एक वेव, उतना ही डिस्टेंस जो है रफली ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के दो लाइंस के बीच में होता है ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ग्रेटिंग, देखिए जब मोनोक्रोमेटिक बीम जो होता है लाइट का वो ग्रेटिंग के ऊपर गिरता है तो लाइट वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द ग्रेटिंग, उसके आर पार जब लाइट वेव्स निकलेंगी तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है टू आइदर एम्पलीफाई और एलिमिनेट द लाइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए जब वो लाइट आर पार निकलेगा तो वो ब्रेक हो चुका होगा, लेकिन वो एक तो इंटरफेयर होने के बाद एक दूसरे को एम्पलीफाई कर देगा या फिर एलिमिनेट कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर वहां पर एक तो ब्राइट बैंड मिलेगा, आपको ब्राइट लाइन मिलेगी, या फिर वहां पर डार्क लाइन मिलेगी। डार्क लाइन का मतलब उसने एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिया और ब्राइट का मतलब उसने एक दूसरे को एम्पलीफाई कर दिया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड फाइनली गिव्स अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। तो इसका मतलब वहां पर अल्टरनेट हमको डार्क और ब्राइट बैंड मिलते हैं ऑन द स्क्रीन। अगर ये आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको समझने के लिए सिर्फ बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के बुक्स रेफर कर सकते हो, जहां पर आपको इंटरफेरेंस नाम का जो चैप्टर है उसमें आपको ये सारी डिटेल पढ़ने को मिल जाएगी, जो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। Now in a crystal lattice, the molecules are seated in a well-defined and repetitive pattern। अभी देखते हैं क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस में जो है मॉलिक्यूल्स एकदम वेल डिफाइंड और रिपीटेटिव पैटर्न में फिक्स होते हैं एंड कैन एक्ट एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। देखिए जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिहेव करती है, सिमिलर टाइप का बिहेवियर जो है आपके जो मॉलिक्यूल्स है जो वेल डिफाइंड और रिपीटेटिव पैटर्न में फिक्स है, जैसे वहां पर लाइंस जो थी, लाइंस एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे फिक्स थी, सिमिलरली यहाँ पर मॉलिक्यूल फिक्स है, तो ये भी एक तरह की डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर विजिबल लाइट डिफ्रैक्ट हुआ था, अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस देयरफॉर डिफ्रैक्ट्स एक्सरे, यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन आएगा वो सिर्फ एक्सरेज का आएगा एंड गिव्स पैटर्न व्हिच आर इंडीड द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के आजू बाजू में वेल डिफाइंड और रिपीटेटिव पैटर्न में थे, तो जब इसमें से हम लोग एक्सरे को पास करेंगे तो उससे एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न मिल जाएगा हमको, जो पैटर्न जो है सब्सटेंस का एक फिंगरप्रिंट होता है। इसका मतलब अगर हम लोगों ने सब्सटेंस चेंज किया तो उसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई, अरेंजमेंट चेंज हो गई, इसका मतलब वो एक्सरे के लिए जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा वो चेंज हो जाएगा।
इसका मतलब अगर सेम मटेरियल है तो हर बार सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, तो उसी डिफ्रैक्शन पैटर्न को, एक्सरे पैटर्न को हम लोग बोलेंगे फिंगरप्रिंट ऑफ द सब्सटेंस। अ स्कीम फॉर द एक्सरे डिफ्रैक्शन सेटअप इज शोन इन द फिगर। अभी देखते हैं यहाँ पर जो सिंपल तरीके का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। पहले एक्सरे का सोर्स है, एक्सरे के सोर्स से जो एक्सरेज निकलेंगे उसको एक लाइन में लाने के लिए हम लोग दो कॉलीमेटर यूज करते हैं। ये दोनों कॉलीमेटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब एक अगर लेफ्ट टू राइट लगा है तो दूसरा ऊपर से नीचे लगा होगा, जिससे कि सारे के सारे एक्सरेज एक लाइन में आ जाएंगे और उसके बाद वो आपके सैंपल के ऊपर गिरेंगे। सैंपल के ऊपर जैसे ही गिरेंगे तो वो कुछ बीम तो सीधे चले जाएंगे, लेकिन कुछ बीम ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। जो अगर स्क्रीन के ऊपर हम लोग देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो पैटर्न स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पैटर्न एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फिंगरप्रिंट होता है। इसका मतलब वो पैटर्न कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं दिखा सकता, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस ही दिखाएगा। तो पॉलीमर्स एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं। व्हेन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक्स was extended to polymeric solids, some interesting features of the internal structure of these substances came to light। देखिए अभी जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक जो है, पहले तो सॉलिड के लिए अप्लाई किया था, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। लेकिन जब इसको पॉलीमर के लिए अप्लाई किया गया, पॉलीमरिक सॉलिड्स के लिए, तो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इन सब्सटेंस के, वो ध्यान में आ गए। अ गुड मेजोरिटी ऑफ पॉलीमर्स डिफ्रैक्ट एक्सरेज लाइक एनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वुड। देखिए बहुत सारे क्वांटिटी, मेजोरिटी जो पॉलीमर्स की है वो एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करते हैं जनरल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की तरह। ऑन द अदर हैंड्स बहुत सारे जो है मेनी बिहेव लाइक एमोर्फस मटेरियल। इसका मतलब मेजोरिटी जो है वो क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पॉलीमर्स है जो एमोर्फस की तरह इसमें बिहेव करते हैं, गिविंग अ वेरी ब्रॉड एंड डिफ्यूज एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ से हमको सिर्फ एक ही बात सीखने को मिल रही है, अगर वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है या फिर मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन है तो उसमें शार्प और वेल डिफाइंड हमको एक्सरे पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर वो एमोर्फस है तो उसमें ब्रॉड और डिफ्यूज एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। अनलाइक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए अनलाइक बोला गया है, जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी तरह नहीं, जैसे कि NaCl होता है और KCl होता है, पॉलीमर्स डू नॉट हैव अ परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन। इसका मतलब पॉलीमर्स में एकदम परफेक्टली ऑर्डर्ड और क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड आर नॉट कंप्लीटली क्रिस्टलाइन। देखिए एक तो परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टल लैटिस भी नहीं होता है और ना ही वो कंप्लीटली क्रिस्टलाइन होती है। इनफैक्ट दे कंटेन बोथ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस रीजन। जैसा हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि उसमें दोनों रीजन्स होते हैं, कुछ रीजन उसके क्रिस्टलाइन होते हैं और कुछ रीजन उसके एमोर्फस होते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस द एक्सरे डिफ्रैक्शंस फ्रॉम देम आर फाउंड टू बी अ मिक्सचर ऑफ शार्प एज वेल एज डिफ्यूज्ड पैटर्न। तो इसमें दोनों पैटर्न हमको मिलते हैं। तो उसमें क्रिस्टलाइन होने की वजह से शार्प भी मिलेगा और एमोर्फस होने की वजह से डिफ्यूज भी मिलेगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। जो आगे के मेथड्स है, थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।